दोस्तों, बिहार में पहले चरण में जो 65% के आसपास का वोट पड़ा है, इसके बाद हर कोई इस बात से चौंक तो गया ही था, लेकिन साथ में आकलन भी किया जा रहा था आखिर ये वोट जो बढ़े हैं वो गए किसको हैं। ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये जो वोट बढ़ रहे हैं ये किसकी तरफ जा रहे हैं, एनडीए की तरफ जा रहे हैं या फिर महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। इसको लेकर जो तमाम पत्रकार हैं, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी लगातार अपना जो आकलन है वो सामने रख रहे थे और अब कांग्रेस ने भी अपना पूरा असेसमेंट सामने रख दिया है। एक एक बात बताई है उन्होंने कि आखिर वो कितनी सीटें इस पहले चरण में जीत रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने पूरा ब्यौरा बताया है और महागठबंधन कितनी सीटें जीतेगा ये भी बताया है। और बाकायदा इसके लिए आरजेडी के जो नेता हैं या फिर आरजेडी के जो समर्थक हैं उन सबसे बातचीत की गई है और घटक दल में जो बाकी के लोग शामिल हैं, गठबंधन में जो बाकी घटक दल हैं उन सबसे बातचीत की गई है और इसके बाद ये बाकायदा असेसमेंट किया गया है कि आखिर कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी। इसके लिए पवन खेड़ा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी ये पूरी बात बताई है। आप सबसे पहले उनकी वो बात सुनिए। हमारा जो आंतरिक असेसमेंट है प्रथम चरण का वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में से। इसमें समय लगा क्योंकि हमने हर सीट से, हर बूथ से आंकड़े इकट्ठे किए और रोचक बात यह है कि दूसरे खेमे में एक बौखलाहट की इंतहा हो गई। सुनने में आया कि कुछ रैलियां उन्होंने कम कर दी हैं, आपस में भी इनके कोई समन्वय अच्छा नहीं बन पा रहा जेडीयू और बीजेपी का। खैर वो होना ही था, आज नहीं तो कल। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू का भी समन्वय नहीं बन पा रहा, हमें मालूम था। लेकिन अब जो 121 सीटों पर हुआ उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उस खेमे में खलबली मची हुई है और हम 72 सीटों पर स्पष्ट रूप से जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारे बूथ वाइज आंकड़े हमने लिए और उसमें समय लगा। आरजेडी वालों से भी हमने समन्वय बैठाया, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठे किए और अभी हम कम करके बता रहे हैं क्योंकि जो आया आंकड़ा वो थोड़ा और ज्यादा था। लेकिन कंजूसी करना अच्छा रहता है, जब आशावादी रहो लेकिन कंजूसी से आशावादी रहना चाहिए। 72 में हमारे भी अच्छे हैं, चिंता मत कीजिए। पिछली बार का स्ट्राइक रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं, अच्छी तरह से तोड़ने वाले हैं। और जब एक परिवार मिलकर कुछ संघर्ष करता है तो ये नहीं देखा जाता कि माता को कितना हासिल हुआ, पिता को कितना हासिल हुआ, बड़े भाई छोटे भाई, कुछ नहीं होता, सब बराबरी से लड़ रहे होते। तो दोस्तों, पवन खेड़ा इस बात को कह रहे हैं कि वो पहले चरण में यानी कि महागठबंधन पहले चरण में 72 सीटें जीत रहा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बात को कम करके बता रहे हैं, यानी कि जो आंकड़ा है उसे वो कम करके बता रहे हैं। ऑफिशियल आंकड़ा इससे भी ज़्यादा है, यानी कि उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो असेसमेंट किया गया है, जो सर्वे किए गए, जो बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता होते हैं, समर्थक होते हैं, उनसे जब बातचीत की गई उसके बाद ये बाकायदा एक सर्वे किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि 72 के आसपास सीटें जो महागठबंधन है वो पहले चरण में जीत रहा है। अब अगर पहले चरण में इतनी सीटें आएंगी तो आने वाले चरण में भी अच्छा परफॉर्मेंस जरूरी है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पहले चरण की वोटिंग के बाद सामने आकर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उनका जो गला है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा था और उन्होंने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर जनता से सबसे पहले धन्यवाद दिया था, उससे लग रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा ऊपर आ गया है। इस धमाकेदार वोटिंग को देखकर, इस ज़बरदस्त वोटिंग को देखकर उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर गया था और उसके बाद ही वो एक एक दिन में 20-20 रैलियाँ, 19-19 रैलियाँ कर रहे थे एक साथ। उनके जो हेलीकॉप्टर हैं वो बिहार की जगह जगह पर मंडरा रहे थे और वहाँ पर वो जगह जगह पर विधानसभाओं में जाकर रैलियाँ कर रहे थे और वहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो भी बहुत कुछ कह रही थी। तेजस्वी यादव जिस तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, इससे पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं आरजेडी की सीटें ज़्यादा ज़रूर आई हैं और ये बात उन्हें पता चल रही है क्योंकि बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि आखिर कहाँ पर किस तरह से वोट पड़ा है, किसका जो समीकरण है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये सभी चीज़ें पता चल जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी के खेमे में एक अजीब सा सन्नाटा, अजीब सी खामोशी दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस किसी भी तरीके का दिखाई नहीं देगा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी कोशिश कर रही है किसी भी तरह से जो सेकेंड फेज़ है उसमें जनता को गुमराह करने की या फिर जनता को अपनी किसी भी लोक लुभावनी जो बातें हैं उनमें खुद को डालकर जनता को बताकर कि हाँ अगर ये लोग आ जाएंगे तो जंगल राज हो जाएगा, ये लोग आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डराने की सबसे ज़्यादा कोशिश की गई, ना कि अपने मुद्दे बताने की, ना कि ये बताने की कि अगर वो आ जाएंगे तो वो क्या विकास करेंगे, जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं, जिस विधानसभा में जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है, वहाँ पर वो क्या चीज़ें करेंगे। ये इन सब में से कोई भी बात बीजेपी के किसी भी नेता ने नहीं की।
अपनी रैलियों में, बल्कि बातें तो वही होती हैं कि किस तरह से अगर आरजेडी आ जाएगी तो ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, यही सब कहा जाता था। लेकिन इसके बाद से जब हमने पहले चरण के चुनाव को देखा, वहां पर 65% वोटिंग देखी, 8% का ये जो जंप आया है, बिहार के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 65% के आसपास वोटिंग हुई हो और खासतौर से 8% का जंप आया हो। यानी कि 2020 में जो वोटिंग परसेंटेज 57 के आसपास का था, वो एकदम से 65 पर जंप कर जाता है। और इसी वजह से सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा जो वोट परसेंटेज तभी होता है जब जो जनता है वो बदलाव चाहती है। अगर वो बदलाव चाहती है तभी वो इतने बड़े लेवल पर घर के बाहर निकलकर वोटिंग करती है, यही बात सामने आती है। और खासकर जो युवा हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा बिहार में इस बार बढ़ चढ़कर वोट किया है और इसी बात से बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान भी है, क्योंकि युवाओं का पूरा सपोर्ट हम तेजस्वी यादव के साथ देख सकते हैं। जो महागठबंधन है उसके साथ हम युवाओं को सपोर्ट देखते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। इन सभी की जब रैलियां होती है, प्रियंका गांधी की भी जब रैलियां होती हैं, तो हम वहां पर युवाओं की बहुत बड़ी संख्या देखते हैं और यही संख्या बताती है कि ये बिहार में बदलाव चाहती है और इसी वजह से ये सब निकल कर वोट कर रहे हैं और अपने मन की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तेजस्वी सरकार भी हो सकती है। अब जिस तरह से पहले चरण का चुनाव बीता, उसके बाद अगर आप महागठबंधन को देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो गया और वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए को देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो दिखाई दे रहा है। कोई भी नेता कोई बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर रहा है, रोड शो नहीं किए गए। चुनाव के आखिरी दिन पर जब सबसे ज्यादा जोर लगाना चाहिए था, उस दिन पर नरेंद्र मोदी बिहार से गायब रहे, बल्कि उसके 30 घंटे पहले ही वो बिहार छोड़ चुके थे और कह रहे थे कि मेरी अब ये आखिरी रैली है, अब मैं बाद में ही आऊंगा। यानी कि चुनाव प्रचार से वो पूरी तरह से गायब हो गए थे, बैकफुट पर आ गए थे। और इसके पहले भी जब उनकी रैलियां हुई तो एक दिन में सिर्फ 1 या 2 रैलियां अलग अलग जगहों पर देखने मिली। जिस तरीके से तेजस्वी यादव रैलियां कर रहे थे, एक दिन में 19 रैलियां अखिलेश यादव ने भी की और इसके अलावा जो बाकी के जो नेता महागठबंधन के लगे हुए हैं वो लगातार रैलियां कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई नजारा हमें सामने दूसरी तरफ देखने को नहीं मिला था। और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को पता चल गया है कि पहले चरण में उनका बंटाधार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने बताया है कि उनकी तरफ से जो आकलन किया गया है, कांग्रेस की तरफ से जो आकलन किया गया है, उसमें महागठबंधन की 72 सीटें आ रही हैं। अब रिजल्ट के दिन आखिर पता चलेगा कि पहले और दूसरे चरण का जो भी रिजल्ट है वो मालूम पड़ेगा कि आखिर कौन कितनी सीटें लेकर जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।